जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए, महाविकास अघाड़ी के लिए, आरजेडी के लिए ये दुष्प्रचार किया जाता है कि ये पार्टियां पूंजीवाद के खिलाफ हैं, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ हैं। और जब ये विपक्षी दल जो कभी सत्ता में थे ये कहते हैं कि गरीबों पे धन का वितरण होना चाहिए, गरीबों को लाभ मिलना चाहिए, सोशल वेलफेयर स्कीम्स में काम होना चाहिए, जिस प्रकार से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, पीएसयूज की महत्ता की बात करते हैं, जब वो सरकारी नौकरी की बात करते हैं तो ऐसा बताया जाता है जैसे ये विपक्षी दल के लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ हैं, पूंजीवाद के खिलाफ हैं। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब देश आजाद हुआ तो मिक्स्ड इकोनॉमी को क्यों चुना? विश्व के अंदर दो आर्थिक धाराएं थीं। एक थी जो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी बनाना चाहती थी, केवल निजीकरण करना चाहती थी, केवल ये चाहती थी कि निजी हाथों में सब कुछ हो और मार्केट फोर्सेस डिसाइड करें कि उसका प्राइस क्या होगा और कौन जीतेगा कौन हारेगा। ये उन देशों ने किया एडॉप्ट जो कि पूरी तरह से कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में, फ्री कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी में बिलीव करते थे। उनका यह मानना था कि कंपटीशन से प्राइसेस कम होंगे और जनता को फायदा होगा। यह पूंजीवाद का मुख्य सिद्धांत उन लोगों ने बनाया था। अच्छा, वो देश यूरोप के देश थे, अमेरिका था, वेस्टर्न ब्लॉक था जो विकसित श्रेणी में आता है। अच्छा, इसके विरुद्ध आज से 70-80 साल पहले एक ब्लॉक ऐसा था जो कि कम्युनिस्ट इकोनॉमी में बिलीव करता था। वो चाहता था कि सब कुछ सरकार के अधीन रहे, कोई चीज प्राइवेटाइज ना हो, हर चीज जो है वो सरकार निर्धारित करे और सरकारी सब कुछ करे। उसमें चीन था, रूस था, उस जमाने के ईस्ट जर्मनी था, चेकोस्लोवाकिया के भी दो पार्ट बाद में हुए, जो अब एक बना, पहले दो भाग थे, चेक और स्लोवाकिया। तो एक वामपंथ से प्रभावित था, एक दक्षिणपंथ से प्रभावित था। दक्षिणपंथ के अंदर पूंजीवाद की महत्ता थी, सरकारी हस्तक्षेप बहुत कम था, और साम्यवाद के अंदर सरकारी हस्तक्षेप था और निजी क्षेत्र के लिए कोई स्थान नहीं था। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश की परिस्थिति को समझते हुए मिक्स्ड इकोनॉमी की बात की। उन्होंने कहा न तो पूरी तरह से निजीकरण होगा, न केवल सब कुछ निजी हाथों में दे दिया जाएगा, बल्कि उन्होंने जब देश की आधारशिला रखी, आर्थिक आधारशिला रखी, तो उन्होंने सबसे पहले ध्यान दिया पीएसयूज बनाने का। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाया, दूसरी तरफ टिस्को भी बना, बाद में ये जेएसडब्ल्यू स्टील वगैरह बने। लेकिन जो उन्होंने समझा कि देश के आर्थिक विकास के लिए स्टील की एक बहुत बड़ी भूमिका है, तो इसलिए उन्होंने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाए। बड़े बड़े प्लांट्स लगे स्टील अथॉरिटी के, जिन्होंने प्रोडक्शन किया और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उनका रहा। इसी प्रकार से बहुत सारे पीएसयूज बनाए। उन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान की महत्ता को समझते हुए उस क्षेत्र में भी ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, और वो समझते थे ये प्राइवेटाइज करेंगे तो देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, इसलिए सरकारी अधीन उन चीजों को रखा। देश के अंदर एक पीएसयू सरकारी व्यवस्था की पूरी आधारशिला पंडित नेहरू ने रखी। लेकिन उन्होंने ये चीज स्वीकार नहीं की जो साम्यवादी देशों ने की थी कि हम पूरी तरह से हर चीज सरकार के हाथ में रखेंगे। तो उन्होंने निजीकरण का भी समर्थन किया। बिरला जी भी उभरे, टाटा भी उभरे, और बड़े बड़े पूंजीपति भी उभरे, और प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बीच में कंपटीशन हुआ। पब्लिक सेक्टर का उद्देश्य था सोशल वेलफेयर, प्रॉफिट नहीं था, और प्राइवेट सेक्टर का उद्देश्य था प्रॉफिट, सोशल वेलफेयर उतना ज्यादा नहीं था। कंपटीशन हुआ, प्राइसेस कम रखने में मदद मिली, और देश का जो मकसद था वो ना साम्यवाद था, ना पूंजीवाद था, बल्कि समाजवाद था, जिसमें सामाजिक सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए, हर चीज को प्राइवेटाइज ना किया जाए,
जिससे गरीब और वंचित लोग लाभ के वंचित ना हो पाए, जैसे चिकित्सा व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था में। बल्कि आज से 70, 60 साल, 50 साल पहले हम लोग भी उस श्रेणी में थे कि अगर सरकारी स्कूल, कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, एमबीए इंस्टीट्यूट्स ना होते तो शायद हम भी ना पढ़ पाते। और उस समय ना इंस्टीट्यूट्स थे, लेकिन क्योंकि समाजवादी व्यवस्था थी इसलिए हम लोग पढ़े और आज यहां तक पहुंचे। तो इसलिए पंडित नेहरू ने ये किया था। अच्छा, अब जब से निजीकरण का दायरा शुरू हुआ 1991 से, तो ये था कि प्राइवेट सेक्टर भी चलेंगे, पब्लिक सेक्टर भी चलेंगे, लेकिन प्राइवेटाइजेशन के लिए उन्होंने रिफॉर्म्स का रास्ता लिया। चलता रहा, अटल जी के जमाने में चला, डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में चला, बल्कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही उस समय पीवी नरसिम्हा राव जो देश के प्रधानमंत्री थे 1991 में, तो उसको उन्होंने ही उसका सूत्रपात किया था। लेकिन ये उन्होंने नहीं किया था कि पीएसयूज को भी प्राइवेटाइज कर दिया जाए, हवाई अड्डों को भी प्राइवेटाइज कर दिया जाए, रेलवे ट्रेन भी प्राइवेट हाथों में दे दी जाए, एयरपोर्ट भी, बंदरगाह भी प्राइवेट हाथों में दे दिए जाए। ये उन्होंने नहीं किया था। ये एक प्रकार से उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी का ही प्रतिपादन किया था। लेकिन पिछले 10 साल के अंदर माननीय मोदी जी के शासन के आने के बाद अब आपको शायद ही कोई ऐसा सरकारी अस्पताल मिले जहां पे ऐसी भीड़ ना हो कि एक डॉक्टर हो और 200 लोग लाइन पे खड़े हों। तो इलाज बेचारा डॉक्टर क्या करेगा? तो अगर आपको इलाज कराना है तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा प्राइवेट, और वहां लाखों रुपए का खर्चा है जो बहुत लोगों के बूते की बात नहीं है। वही यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, एमबीए इंस्टीट्यूट, हर जगह प्राइवेटाइजेशन इतना ज्यादा हो गया, लाखों की फीस है, नौकरी उतनी मिलती नहीं, तो लोग पढ़ने में भी वंचित हो गए। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग, केवल अमीर लोग के लिए सुविधा है कि वो पढ़ भी सकते हैं, इलाज भी करा सकते हैं, बाकी लोग तो दर दर भटकते। इसलिए एक परिदृश्य है जिसमें पीएसयूज को प्राइवेटाइज न किया जाए, वो भी रहे और प्राइवेट सेक्टर भी रहे। तो ये जो दुष्प्रचार था इसकी वास्तविकता क्या? राहुल गांधी ने एक ट्वीट करके इसमें स्पष्टीकरण दिया है, और अच्छा किया है, स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने 2 तरह की इंडस्ट्रीज को श्रेणीबद्ध किया है। टाटा की भी कंपनी है, बिरला की भी कंपनी है, इन्फोसिस भी है, टीसीएस भी है, सीएल भी है, उसमें जोमेटो भी है, उसमें हल्दीराम भी है। ये वो लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा सरकारी संरक्षण से नहीं पनपे, ये अपने क्वालिटी प्रोडक्ट की वजह से, अपनी सर्विसेज की वजह से और अपने इनोवेशन की वजह से आगे बढ़े। थोड़ा बहुत सरकारी समर्थन तो हर एक इंडस्ट्रियलिस्ट को होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल इसलिए बढ़े कि वो सरकारी संरक्षण मिला। तो इसका मतलब उस ट्वीट के माध्यम से उन्होंने कहा कि एक तो वो वर्ग है जो अपने बल पे आगे बढ़ा, जिसने इंडस्ट्रियल बेस बनाया, और कुछ ऐसे पूंजीपति हैं जो सरकारी संरक्षण की वजह से आगे बढ़े, जिसका विरोध है। और क्योंकि ये सरकारी संरक्षण से बड़े हुए पूंजीपति इतने ज्यादा मजबूत हो गए हैं कि आज के तारीख में केवल इनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, और जो पुराने अपने बल पे चढ़े हुए पूंजीपति हैं उनको वो कंपटीशन करने की स्थिति में नहीं। अच्छा, इसमें सरकारी बैंक्स का भी बहुत बड़ा योगदान है। सरकारी बैंक्स का जो लोन का वितरण होता है उसमें भी देखा गया कि उन लोगों को पैसा मिलता है जिनका पहले ही पैसे की कमी नहीं है, सस्ते ब्याज दर पे मिलता है, और जिनको पैसे की जरूरत है उनको यही पूंजीपति ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे देते हैं, तो पैसे के में भी अपना पैसा कमा लेते हैं पूंजीपति। तो राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि भाई हम पूंजीवाद के खिलाफ नहीं हैं, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि हम ये चाहते हैं कि सरकारी मदद से जो पूंजीवाद पनप रहा है और लाखों करोड़ों रुपए केवल वही 20-25 गिने चुने लोगों का ऋण माफ हो रहा है, और बाकी जो मध्यम वर्ग और छोटा उद्योग और बिजनेस वाला है उसका कुछ नहीं हो रहा है, उस पर उन्होंने एक प्रकार से अपनी नीति को स्पष्ट किया। तो एक चीज उन्होंने बहुत अच्छी की। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मेरी बात राहुल गांधी तक पहुंच पाए, कांग्रेस या बाकी विपक्षी दलों तक पहुंच जाए, आज के तारीख में देखिए देश की आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा योगदान है छोटे दुकानदारों का। उद्योग, छोटे उद्योगों की बात करते हैं, एमएसएमई की बात करते हैं, लेकिन जो छोटा उद्योग है, छोटी छोटी दुकानें खोल के बैठा हुआ है, किराने की दुकानें हैं, फलों की दुकानें हैं, ठेले हैं, इन लोगों की समस्या बहुत बड़ी पैदा हो गई। और यह बड़ी समस्या इसलिए पैदा हो गई कि एक तो बड़े बड़े मॉल्स खुल गए हैं, स्टोर्स खुल गए,
जो 7 मिनट के अंदर आपके घर में सामान पहुंचा देते हैं। और दूसरा ब्लिंकिट हैं, जेप्टो हैं, पता नहीं कौन कौन से ऐसे, जिससे ऑनलाइन बिजनेस इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हर आदमी घर बैठे सामान मंगाने का। और अगर आप सही मायने में सर्वेक्षण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि छोटे दुकानदार आजकल करीब करीब दुकान बंद करने की स्थिति में है। दुकान में सामान तो उनका लाखों करोड़ों का पड़ा है, लेकिन बिक नहीं रहा है, और जो सामान पड़ा है वो खराब हो रहा है, आउटडेटेड हो रहा है, एक्सपायरी हो रही है। तो ऐसे लोग, करोड़ों लोग, कम से कम 101 करोड़ दुकानदार होंगे हिंदुस्तान में, 5-6 करोड़ जनसंख्या ऐसी होगी जो बहुत छोटे दुकानदार हैं। उनके धंधे चौपट हो रहे हैं, उनका बिल्कुल इनकम खत्म हो रही है, परचेसिंग पावर खत्म हो रही है। और ये हो इसलिए रहा है कि ऑनलाइन बिजनेस से उनके धंधे ठप कर दिए। तो मैं राहुल गांधी से ये चाहूंगा कि आप बड़े बड़े आर्थिक विशेषज्ञों से आपके संपर्क हैं, उनसे कृपा करके बात कीजिए, एक ऐसी स्कीम बनाइए जिससे ऑनलाइन बिजनेस पे कंट्रोल लगाया जा सके या इनको टैक्स किया जा सके। गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। और अगर छोटे जीएसटी के माध्यम से, तो आप जानते ही हैं कि छोटे दुकानदारों का धंधा बिल्कुल चौपट कर दिया गया है, उनके आमदनी के स्रोत बंद कर दिए गए। वो अपने स्रोतों में जीएसटी के रिकॉर्ड ही नहीं रख पाते, फिर रेड और अलग दबाव प्रेशर उन पे और रहता है। तो इसलिए अगर आप चाहें तो जो आपके आर्थिक सलाहकार हैं उनसे बात करके ये जो ऑनलाइन बिजनेस है इसको किस प्रकार से रोका जाए, और छोटे दुकानदारों के धंधे जो चौपट हो रहे हैं उसको कैसे चौपट होने से रोका जाए, इस पे कृपा करके अगर आप एक महाराष्ट्र के और झारखंड के इलेक्शन के कम से कम 10 दिन पहले इसको आगे बढ़ाएं और इसके बारे में चर्चा हो, तो ये करोड़ों लोगों का अगर आमदनी का स्रोत बरकरार रहा, जो सालों दर साल 150 हजार साल से ये धंधे करोड़ों लोगों को रोजगार दे रहे हैं, अगर इनके डूबते हुए रोजगार को बताने के लिए कोई नीति स्पष्ट कर सके कांग्रेस वाले, महाविकास आघाड़ी वाले, विपक्षी दल वाले, तो देश के ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार होगा। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।